am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी में स्टार्ट हो चुका है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपने देख लिए थे कि क्या कुछ आपके सामने एटमॉस्फेयर को लेकर के बताया गया था। तो इसमें आपने काफी कुछ देखा था कि हमारी अर्थ जो है, हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, ये जब स्पेस से देखा जाता है तो इसमें एक ब्लू कलर का पूरे में चमकता हुआ दिखाई देता है। पूरी अर्थ जो है एक ब्लू कलर से दिखाई देती है। तो बच्चों, हमने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर भी देखे थे, और इसके साथ जब हम लोग और आगे बढ़े थे तो हमने कंपोजिशन इसके पढ़े थे। तो कंपोजिशन में हमने देखा था कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को प्रभावित करती है और जिससे मिलकर के हमारा एटमॉस्फेयर जो है काम करता है। तो बच्चों, थोड़ा सा इसको डिवाइड करके मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ कि देखो, एटमॉस्फेयर जो होता है, इसके कंपोजिशन जो होते हैं वो कितने तरीके से काम करते हैं। व्हाट डू वी टेक इन, हम कहाँ से इसको लेते हैं, ये कंपोजिशन कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, जो हम इनहेल करते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो वास्तव में बच्चों, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो वास्तव में बहुत सारी उसमें गैसेस भी हमारे ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं। और जो कि ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, कभी ध्यान से देखना, आपके घर में विंडो होगी, विंडो से जब धूप अंदर आती है तो उस धूप में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। वो पार्टिकल्स जो होते हैं वही हमारे ऑक्सीजन के थ्रू कुछ दिखते हैं, कुछ दिखते भी नहीं है, इतने छोटे होते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके वो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। ब्रीथ करने पर वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, सबसे पहला पॉइंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये वो गैसेस होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत बड़ी मात्रा में बनाती हैं, काम करती हैं उसके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, हेलेनियम, ऑक्सोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन, ये एटमॉस्फेयर में वो क्वांटिटीज काफी मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में चारों ओर फैली होती हैं। टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। छोटे छोटे, इसके अलावा भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में चारों ओर फैलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, प्लांट्स ऑल्सो नीड नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन डायरेक्ट फ्रॉम द एयर, उनको भी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो नाइट्रोजन को किस तरीके से लग सकते हैं, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, लेकिन उनको जरूरत होती है, वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन को उनको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन तो है बहुत सारी मात्रा में एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं ले सकते। तो वो किस तरह से लेते हैं, नाइट्रोजन जो हमारे रूट होती है, हमारे सॉइल होती है, सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया, एक होता है राइजोजार्म करके एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है कि वो हमारी सॉइल में मिल जाता है, मिल करके वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लेता है और उसके थ्रू, रूट्स के थ्रू वो प्लांट को वो नाइट्रोजन पहुंचा देता है। इस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। फिर देखो, इसमें दिया है बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल, वो बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर रहता है, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ रूट्स के प्लांट्स में होता है, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, वो हवा के साथ नाइट्रोजन को ले लेता है, एंड चेंज इट्स फॉर्म सो, और अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर देता है, दैट प्लांट्स कैन यूज इट, जिससे कि प्लांट्स जो है उसको यूज कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीजन की
ये ऑक्सीजन जो है हम अपनी सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस ऑन द अर्थ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल जो गैस होती है अर्थ पर, वो होती है ऑक्सीजन। कौन कौन ऑक्सीजन को इनहेल करता है? ह्यूमंस और एनिमल्स। ये दो होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ब्रीद करते हैं, अंदर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को बनाते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को ग्रीन प्लांट्स उत्पन्न करते हैं। उनके जब वो बहुत सारी, इसीलिए तो कहते हैं कि ढेर सारे पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ेगी। और क्यों, कैसे देते हैं वो फोटोसिंथेसिस? हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और ऑक्सीजन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को तो वो बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, है ना। और जिससे वही होते हैं पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लिए एटमॉस्फेयर में ढेर सारी देते हैं। इसीलिए ग्रीनरी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन बहुतायत में मिलती है। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज देखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। ये आपके चैप्टर का ही एक पार्ट मान के चलो इसे, कि ट्रीज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। उसको एक ऑक्सीजन साइकिल बनाया है मैंने, जो आपको समझाती हूँ। ऑक्सीजन साइकिल ऑन अर्थ। देखो, सबसे पहले देखो, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है, ठीक है। ये आपके ऑक्सीजन की जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आई? हमारे पेड़ पौधों से ऑक्सीजन निकल करके ऐसे आया इस डायरेक्शन से, फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में बन गया, चारों ओर फैल गया। फिर उसके बाद सन की जो रेजेस हैं, डायरेक्शंस हैं, उससे भी हमको बहुत कुछ मिला। फिर आगे जाकर के ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो हैं, ये भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन इनमें चली गई, उसके बाद फिर पेड़ पौधों से ऑक्सीजन बनी, और फिर वो आगे चलती चली गई। इस तरह से जो है ये सिस्टम हमारा ऑक्सीजन साइकिल का ऐसे चलता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इस तरह आप जान चुके होंगे कि एक दूसरे पर किस तरह से ऑक्सीजन के लिए डिपेंड हैं। आप देखिए, अर्थ प्लैनेट से जो आपके पेड़ पौधे हैं, उससे ऑक्सीजन बनी और ऑक्सीजन आगे बढ़ी, और फिर उसके बाद हमारे जो आपका सन है, सन के द्वारा हमें जो लेयर्स होती हैं, उस लेयर्स जो एटमॉस्फेयर में हमारे चारों ओर फैली हुई हैं, सन की जो रेजेस होती हैं, उससे वही गैसेस की जो लेयर है वो हमें बचाती है। फिर हम आगे बढ़े तो पेड़ पौधों से के थ्रू जो ऑक्सीजन निकला वो ह्यूमन बीइंग के काम आया, एनिमल्स के काम आया। फिर आगे चल के एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन फैली और वो फिर पेड़ों से बनने लगी। इस तरह से पूरा प्रोसीजर कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। हम लोग ऑलरेडी बच्चों ये बातें कर चुके थे, ये आपको समझा चुके थे, लेकिन इस तरह से कैसे जो मैं आपको लिख करके समझाती हूँ तो ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, अच्छे से समझ में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। वाई, क्यों है? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स अपने अंदर नहीं लेंगे उसको, तब तक वो कैसे डेवलप हो पाएंगे? डेवलप नहीं होंगे तो वो हमें ऑक्सीजन भी नहीं देंगे वापस। वो ग्रोथ पकड़ेंगे, अच्छी उनकी बढ़वार होगी, ग्रीन प्लांट्स ढेर सारे होंगे, तभी तो वो ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन हमें मिलेगी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स। एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं? दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में वो पहुंचती है चारों ओर। सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स। और जो वो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इक्वल मात्रा में आती है और उसको फिर प्लांट्स क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। ये जो बैलेंस होता है वो परफेक्टली ऐसे ही चलता रहता है। फिर से समझाती हूँ कि बहुत सारा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का
ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, नहीं बाहर निकालते हैं उसको, और उससे क्या होता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे द्वारा जो बाहर आता है वो प्लांट्स को मिलता है, क्योंकि वो उसको अंदर लेते हैं और फिर हमें ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो कुछ लेना और कुछ देना, ये समान एक बैलेंस में चलता रहता है, और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना बहुत आवश्यक है। जिससे जितना कि आपको क्या आवश्यक था, आपके लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट था। कहने के लिए तो बच्चों बहुत सारे गैसेस हैं, आप देखो, आपने देखा, आपने इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो गैसेस हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन रूप से क्या काम करते हैं, क्या कंपोजिशन है इसका, आपको ये समझना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है इसमें, वो है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये है स्ट्रक्चर हमारे एटमॉस्फेयर का। हमारी अर्थ जो है वो राउंड शेप में है, थोड़ी स्फेरिकल है, तो उसमें हमारा बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। तो हम लोग आपकी बुक के अकॉर्डिंग ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयरोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये स्फीयर्स हैं जो कि हमारे इम्पोर्टेंट कंपोजिशन स्ट्रक्चर का काम करते हैं। तो किस तरह करते हैं बजाय बुक के, मैं आपको इसमें समझाना चाहूंगी, और आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ। अच्छा, इसके ऊपर इतना लेयर्स कितनी सारी लेयर्स हैं, आपको 5 लेयर बताइए, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 लेयर्स जो हैं हमारे इतना ऊपर अर्थ के ऊपर है, जो हमारी इसको ओजोन लेयर को तैयार करती हैं। ये गैसेस के थ्रू बनी होती हैं, ठीक है। इसमें आपका ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर है आपका एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर, ठीक है। इस तरह से ये हमारे सारे स्फीयर्स हैं, इनको डिवाइड किया गया है। हमारे अर्थ के ऊपर ये गैसेस का जो एक ओजोन लेयर बना हुआ है, उस लेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लियर हुआ? अब इन 5 पार्ट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे नीचे सरफेस से टच होता हुआ आपका ट्रोपोस्फियर है, जहाँ की हम रहते हैं। अब इन सब स्फीयर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसी से हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर तैयार होता है। और यही वो रेजेस, यही वो आयनोस्फीयर, आपका ओजोन लेयर होता है, जो सन जो हमारे होते हैं, सूरज दादा जो होते हैं, ये जब बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, तब ये हमारे लिए ढेर सारी गर्मी फेंकते हैं। और अल्ट्रावायलेट, और ज्यादा जब गुस्सा हो जाते हैं तो हमारे लिए अल्ट्रावायलेट रेजेस फेंकने लगते हैं। तो वो उन रेजेस से हमें जो बचाता है वो हमारा यही आपका ओजोन लेयर होता है, जो हमें इससे बचाता है। चलो, ये तो हमने एक डायग्राम के थ्रू हल्की सी जानकारी ले ली। अब हम थोड़ा इसे विस्तार से पढ़ते हैं कि ये हमारी अर्थ का एक स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है आपके लिए। इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगी, आप समझते चलोगे, आपको बिल्कुल क्लियर होता चलेगा। आप देखो, सबसे नीचे से चलते हैं, क्योंकि हम अर्थ के इस पार्ट पे, ये अर्थ है आपकी, ठीक है, इस अर्थ से ऊपर उठ रहे हैं, यहाँ हमारा सन होता है, ठीक है। आप देखो, ये जो अर्थ है, अर्थ पे सबसे पहला पार्ट है आपका थर्मोस्फियर, ठीक है, तो सॉरी ट्रोपोस्फियर, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को देखते हैं क्या है। ये अपनी अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर अबव तक फैला हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये तो आपको पता है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। ये हमारी अर्थ से 13 किलोमीटर अबव है, ऊपर तक फैला हुआ है। इस एयर से ही हम ब्रीद करते हैं, हमको सांस मिलती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेनाज, जितने भी
वेदर के फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि रेनफॉल है, हेल स्टॉर्म है, फॉग है, ये सारी चीजें भी इसी पार्ट पर होती हैं। आप इससे देख लो, ये है आपका ट्रोपोस्फियर, ये है आपका 13 किलोमीटर अबव फैला हुआ है। इसी में जितने भी रेनफॉल होते हैं, आपके हेल स्टॉर्म्स होते हैं, और इसके अलावा आपके फॉग होता है, जो भी होता है वो सब इसी के अंदर होता है, इसी में हम रहते हैं। ठीक है, ये हमारी अर्थ को बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो आपको ट्रोपोस्फियर जो है हमारा 13 किलोमीटर अबव है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जैसे ही थर्मोस्फियर हमारा रुकता है, पॉज हो जाता है, हमारा स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के खत्म होते ही शुरू हो जाता है, और ये 50 किलोमीटर अबव है। इसको हटा दीजिए, 13 आप अलग कर दीजिए, इसकी जो लेंथ है वो 50 किलोमीटर होती है। इतनी ऊंचाई पर ये बना हुआ है, और यहाँ पर ज्यादातर क्लाउड्स होते हैं, फिनोमेनास बनते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर बारिश का कार्यक्रम शुरू होगा तब यहाँ आकर के बारिश होगी, यहाँ अगर फॉग बनेगा तब यहाँ आएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ होती हैं स्ट्रेटोस्फियर पर। उसके बाद आ जाता है बेटा, और दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेनास मेकिंग कंडीशंस। ये कंडीशंस बनाते हैं, आइडियल होता है ये फ्लाइंग के लिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात देखो बच्चों, जो आपका स्ट्रेटोस्फियर होता है यहाँ पर फ्लाइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है। एरोप्लेन वगैरह जो चलते हैं वो हमारे इसी स्फीयर पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, और इसके अलावा जो हवा का रुख होता है वो एकदम एक ही डायरेक्शन में सीधा रहता है। तो ये सारी चीजें इसमें अच्छे से होता है। तो इसलिए स्ट्रेटोस्फियर का जो एरिया होता है यहीं पर एरोप्लेन मूव करते हैं। कभी भी देख लेना बच्चों, जब हवा का रुख जो होता है सीधा होता है स्ट्रेटोस्फियर में, एक ही डायरेक्शन में प्लेन चलता है। कभी भी जैसे प्लेन जो होता है बहुत तेज हवाएं चल रही हो तो इसी में मूव करता रहता है स्ट्रेटोस्फियर में, लेकिन नीचे नहीं आता। थर्मोस्फियर में अगर आएगा तो वो तो अपनी हवाओं के साथ उड़ा के ले जाती हैं, उल्टा सीधा इधर इधर उधर, क्योंकि इसमें पॉज बहुत ज्यादा होता है, इसमें फिनोमिनास बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो अपनी अदर डायरेक्शंस में ले जाते हैं एरोप्लेन को। इसलिए स्ट्रेटोस्फियर में ही प्लेन घूमता रहता है जब तक कि हवा जो होती है वो अपना रुख सही नहीं कर लेती। अब आ जाता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर वो लेयर है जो थर्ड लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर जहां खत्म होता है वहां मेसोस्फियर शुरू हो जाता है। और ये स्ट्रेटोस्फियर यहाँ पर खत्म हुआ और यहाँ पर मेसोस्फियर आ गया, और ये 80 किलोमीटर तक बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 80 किलोमीटर तक मेसोस्फियर फैला हुआ है। मेटेरियल्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन द एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से जितने भी वो आते हैं, मेटेरियल्स आते हैं, वो यहाँ आकर के जल जाते हैं, क्योंकि हम और सूर्य के नजदीक होते जा रहे हैं ना, सन के नजदीक होते जा रहे हैं, तो सन की हीट तो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर सन की हीट इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर जितने भी मेटेरियल्स आते हैं वो बर्न हो जाते हैं, वो अर्थ तक नहीं आ पाते। इसीलिए तो कभी कभी कहते हैं ना कि हमें बहुत चमकता हुआ कोई तारा सा दिखाई दिया और फिर वो एकदम से अदृश्य हो गया, तो वो ऐसे ही होता है, यहीं से होता है। इसी में मेसोस्फीयर में बहुत सारे मेटेरियल्स आते हैं स्पेस से और यहाँ आकर के एंटर होके वो बर्न हो जाते हैं। क्लियर है सभी को बहुत अच्छे से? अब देखो, एक और है आपका थर्मोस्फियर। ये थर्मोस्फियर जो है वो टेम्परेचर राइजेस होने लगता है। अब जैसे जैसे हम सन के पास जा रहे हैं, सूरज दादा के पास हम चलते चले जा रहे हैं, ठीक है, और सूरज दादा बहुत गर्म होते हैं, इनको बहुत गर्मी है, इनके पास ऊर्जा बहुत होती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे जैसे देखो हम लोग थर्मोस्फियर कितना है 80 to 40, ये 80 to 400 किलोमीटर इतना ही एरिया में फैला हुआ है। मेसोस्फीयर जहां खत्म हुआ वहीं थर्मोस्फीयर स्टार्ट हो गया। मेसोस्फीयर 80 किलोमीटर था, उससे अबव 80 से 400 किलोमीटर तक हमारा जो है थर्मोस्फीयर है। इसी थर्मोस्फीयर में क्या होता है, सूर्य की जो सन की जो रेजेस होती हैं वो हमारे नजदीक आने लगती हैं और हमें गर्मी का आभास बहुत ज्यादा होने लगता है। तो इस एरिया पर राइज होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इट एक्सटेंड दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इसीलिए जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं, जो न्यूज चैनल वाले होते हैं, जो भी जानकारी लेते हैं वो इसी स्फीयर से लेते हैं।
यहीं से उनको मिलती है, थर्मोस्फेयर से। जितने भी रिमोट्स के थ्रू जो नॉलेज लेते हैं, सैटेलाइट्स भी डालने होते हैं उनको कुछ जानकारी लेने के लिए, वो यहीं से सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है। ठीक है, अब लास्ट आता है, अच्छा हाँ, इसमें है आयनोस्फीयर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, थर्मोस्फीयर के साथ ही जुड़ा होता है हमारा आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर जो होता है, ये आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर का ही पार्ट होता है। ठीक है, वो भी इसके साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसके लिए अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है एक्सोस्फीयर। दिस इज द लास्ट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ये सबसे ऊपरी पार्ट है हमारे एटमोस्फियर का। ठीक है, आपने एक्सोस्फियर जिसको कहते हैं, ये हमारा थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर, आपका ये थर्मोस्फियर आ गया। इसके ऊपरी पार्ट सबसे ज्यादा वो है एक्सोस्फियर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। ये कैसी है? ये बहुत ही पतली सी लेयर होती है, और लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। यहाँ पर बस दो ही गैसेस का मिलता है, हीलियम और दूसरा हाइड्रोजन। आप देखो, जो हमारे तारे हैं वो किन गैसेस से बने हैं? हीलियम और हाइड्रोजन से ही बने हैं। कहने का मतलब ये, यहाँ हम पूरी तरह से स्पेस में आ जाते हैं, यहाँ हमारे छोटे छोटे तारे जो हैं वो एंटर कर जाते हैं, और ये हमारे हीलियम और हाइड्रोजन से ही बने हैं, और ये ही गैसेस यहाँ पर पाई जाती है। हम मतलब अंतरिक्ष में आ गए, ब्रह्मांड में आ गए अपने अर्थ से। ये हमारी अर्थ थी, ये इसके स्फीयर्स थे सारे। अब हम आ गए चांद सितारों के पास। ठीक है, अब हम तारों से बात करने लगे। ठीक है बेटा, दिस इज द लास्ट। ओके, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। अगर मैं बुक को लेके चलती तो शायद तुम्हें इतने अच्छे से नहीं समझ में आता। जब हम लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे तब आपसे मैं पूछूंगी कि आपको क्या समझ में आया। लाइव जब हम लोग जुड़ने वाले हैं तब हम देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आया या नहीं समझ में आया। मुझे जहां तक उम्मीद है कोई बच्चा मुझसे ये नहीं बोलेगा कि मैम हमें समझ में नहीं आया, सबको ही समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन देखो बेटा, ये रहा ट्रोपोस्फियर, ये रहा स्ट्रेटोस्फियर, ये रहा मेसोस्फियर, ये रहा थर्मोस्फियर। दिस इज द पार्ट, आयनोस्फियर इज द पार्ट ऑफ द थर्मोस्फियर, यू नो वेरी वेल। एंड आफ्टर दैट लास्ट इज द एक्सोस्फियर। ओके, these are the points for you, same points in your book here, so no don't worry. Here any knowledge, any type of topics of this chapter I already explained in front of you. So students, this is your duty that you will find the small questions from this chapter, and आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों तुम लोग बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हो। क्वेश्चंस निकालेंगे आप अच्छे से इनको, और आप इसका भी कॉपी कर सकते हो अपनी नोटबुक पर, समझ सकते हो। आप अपने रफ आइडिया के लिए इसको सबको नेचुरल तरीके से निकाल सकते हैं। ये ऑक्सीजन साइकिल अर्थ पर बनाया मैंने, और आप इसको देखो, इससे भी आपको पता चलता है ऑक्सीजन किस तरह से हमारे लिए बनती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से वो भी बनती है। ये साइकिल किस तरह से चलता है, हम पेड़ पौधे हमारे ऊपर निर्भर हैं, हम प्लांट्स और हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किस तरीके से प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, प्लांट्स किस तरह से ह्यूमन बींग और एनिमल्स पर निर्भर होता है। मतलब सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर ये ना होंगे तो हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया।